नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब भागवत चाहते हैं कि प्रधान का हो, हरदीप पुरी का हो और एक दो नाकाम मंत्री जैसे वित्त मंत्री का विभाग बदला जाना चाहिए। उन्हें महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। तो कई सवाल इस समय मीडिया में चल रहे हैं और ऐसे में नायडू का कांग्रेस की मुख्यमंत्रियों की खुलकर तारीफ करना, डीके शिव कुमार की, रेवंत रेड्डी की, ये साबित कर रहा है कि हवा कुछ बदल रही है, मौसम कुछ बदल रहा है। मौसम पूरा तभी बदलेगा जब लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि ये गुजराती जोड़ी पूरी तरीके से हमारे काबू में है। उससे पहले ये जो होशियार लोग हैं, कच्चा खेल कोई नहीं खेलेगा और इसको लेकर सब परेशान हैं। आप देख रहे हो कि मंदिर का दान चोरी हो गया, जिसे लोग चंदा बता रहे थे, हमने पहले दिन कहा दान चोरी हुआ है। उस घोटाले पर छोटे छोटे बेचारे लोग जेल भेज दिए गए, बड़े लोग सुरक्षित हैं। तो क्या चंपत राय के इस घोटाले के बाद अब घोटालों की परत दर परत खुली और परत खुलती देखकर आरएसएस अब अपने रोल में आ गई, क्योंकि जब तक आरएसएस सख्त नहीं हुई होगी ये इस्तीफा नहीं हुआ होगा। आरएसएस के सख्ती के चलते सुनने में ये आ रहा है कि भागवत और चंपत राय में भी कुछ कहासुनी हुई है। क्यों? उम्र में चंपत राय बड़े हैं भागवत से, लेकिन भागवत ने दो टूक कह दिया, इस्तीफा के अलावा कोई चारा नहीं। अब यहां पे बड़े सवाल ये हैं, एक पक्ष कह रहा है इस्तीफा हो गया, एक पक्ष कह रहा हुआ नहीं है। तो चंपत राय सामने आ जाए, अनिल मिश्रा सामने आ जाए, बता दें कि इस्तीफा नहीं हुआ, बात खत्म हो जाएगी। आ भी नहीं रहे हैं। तो संजय सर, पूरा मामला क्या है? ये जो सब उठापटक, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, एपिस्टीन फाइल, आरएसएस, बीजेपी, सब कहते नहीं है क्या बना लिया तुमने, मिक्स वेज बन गई है अब ये। तो ये मिक्स वेज में क्या पनीर का तड़का लगेगा? नहीं, ऐसे देखिए कि पाप का घड़ा भरता लग रहा है और फूटेगा कि नहीं फूटेगा, या फूटेगा तो कैसे फूटेगा, कब फूटेगा। क्योंकि चंपत राय का मामला सिर्फ चंपत राय का मामला नहीं है। माने मंदिर में दान या चंदा जो कुछ भी है, वो लोग कह रहे हैं कि दान ही कहा जाए, चंदा नहीं कहा जाए, उसकी चोरी क्या है। और वो पूरा आस्था से जुड़ा मामला है और जो कहा गया था कि मंदिर बनाएंगे और ये वो, और उसी भगवान राम के पैसे की चोरी, तो थोड़ा अलग किस्म का मामला था। इसलिए अगर इस्तीफा हुआ है तो वो बिल्कुल अलग मामला है और मैं उसको उससे नहीं देखता कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना है भ्रष्टाचार और नालायकी के लिए, और चंपत राय का इस्तीफा जो है चोरी पकड़ी गई के लिए है। धर्मेंद्र प्रधान की चोरी नहीं पकड़ी गई है ऐसा बिल्कुल नहीं है, चोरी तो उनकी भी पकड़ी गई है और बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चोरी इनकी ज्यादा गंभीर है, ज्यादा पहले पकड़ी गई थी, और इनकी चोरी से बच्चों का कैरियर या हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है। चंपत राय की चोरी से दान का पैसा यहां रहे वहां रहे, भगवान खाए, या आप उसको हवा में उड़ा दें या जनता में बांट दें, उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको मिला किसी न किसी को मिला ही, कोई ना कोई खाया ही। तो वो अगर आप गरीबों में बंटवा देते तो गरीबों को कुछ थोड़ा बहुत भला हो जाता, लेकिन उससे कुछ क्रांति नहीं होने वाली थी और इनके रहने से कुछ बहुत बिगड़ नहीं गया। जिसको देना था उसने दे ही दिया था। अब वो भगवान खा लेते या भगवान अपने पास रख लेते या अपना एक और घर बनवा लेते तो क्या होता है, एक और मंदिर बन जाता, और क्या होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना था। तो मुझे नहीं लगता। और वैसे भी मैंने पहले कहा भी गया है कि जिन लोगों ने दान नहीं दिया उसकी बात ना करें। तो भैया मैंने भी नहीं दिया है, तो मुझे भी लगता है कि उसमें मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो तो चाहते ही नहीं है कि हम बात करें जिन लोगों ने दान नहीं दिया है। लेकिन चूंकि वो पैसा दान का था, चंदे का था, और उसकी रक्षा, माने कायदे से ईवीएम की रक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में नकद के रक्षा से। और नकद नोट जल जाए तो टेक्निकली कुछ खास नुकसान नहीं होना है, उतना दोबारा छाप लिया जाएगा। अगर रिजर्व बैंक का नोट जल जाए तो कुछ यहाँ तो मतलब नकद नहीं था, सोना चांदी भी था, फिर भी वो भगवान का था और उसको जनता के हित में उपयोग उसका नहीं होना था और सुरक्षा उसकी होनी चाहिए थी।
लेकिन वो तो भगवान के पास था, पड़ा ही रहता, पड़ा ही हुआ है तमाम बैंक, इसका मंदिरों में तमाम पैसे पड़े ही रहते हैं, या रिजर्व बैंक में भी तमाम सोना पड़ा ही हुआ है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो सब तकनीकी मामला होता है, मुझे लगता है कि वो तकनीकी। लेकिन जो शिक्षा विभाग में या शिक्षा मंत्रालय के तहत जो घपले घोटाले हुए और जो दिखाई दे रहा है कि जो स्थितियां हैं, मतलब अभी एक हापुड़ के एक विश्वविद्यालय की बात चल रही है, उसका भी मामला आया है कि उसके वो फर्जी डिग्री ही देता है, और हरियाणा में 72-74 लोगों को की फर्जी डिग्री का मामला था, जिसने इसने कह दिया कि हाँ हमारा सही है, लेकिन इनके यहाँ रिकॉर्ड नहीं है कुछ, क्योंकि इनके यहाँ आग लग गई थी वगैरह वगैरह। तो विचित्र मामला है, और जाहिर है वो पैसे लेके सिर्फ डिग्री बेच रहा था। ऐसा भी एक विश्वविद्यालय है जिसकी जानकारी अब मिल रही है। लेकिन जाहिर है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, और नरेंद्र मोदी ही जिसको चाहे उसको शिक्षा मंत्री बनाते हैं, और तमाम आरोपों के बावजूद उनको नहीं हटाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि सब नरेंद्र मोदी की जानकारी में है, या उनकी जानकारी में धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। तो चंपत राय का मामला या मंदिर के पैसे का मामला और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने का मामला बिल्कुल अलग है। शिक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार का मामला वैसे ही कुछ दिन में दब जाएगा, जैसे ये कौशल विभाग वाला मामला दब गया। कौशल विभाग का मंत्रालय जो है वो मोदी जी का बनाया हुआ था, और मोदी जी का ही आइडिया है, और मोदी जी आइडिया का ही दम पर या अपने आइडिया के दम पर ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो इस तरह का आइडिया लाते हैं प्रचार करने वाला। उन्होंने प्रचार किया कि हम एक कौशल विकास मंत्रालय बनाएंगे, और उन्होंने कौशल विकास मंत्रालय बना दिया। उसके लिए करोड़ों का बजट था, और उसमें जिसको उसका फायदा होना था और जिससे नौकरी वोकरी मिलनी थी, उसमें कुछ हुआ नहीं। सीएजी की रिपोर्ट में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत थी, कुछ नहीं हुआ गया। कुछ खबरें वबरें हुई, उसका कुछ नहीं हुआ, और किसी को कौशल विकास नहीं हुआ, वो अपनी जगह है। आज जो जिनका कौशल विकास होता, तो जो लोग कुछ कमाते खाते उसकी बात अलग है, वो सब है ही है। और नौकरी की सरकार को कितनी चिंता है वो हम लोग बात कर चुके थे विदेशी चंदे वाले मामले में। तो सरकार को तो चिंता ही नहीं है कि किसी को नौकरी वोकरी मिले। कौशल वाले मामले में वो पैसा खा गई। तो जो मामला है, मुझे दिखाई दे रहा है, अब लग रहा है ऐसा कि सिर्फ पैसे खाने और बनाने का मामला है। मतलब चंपत राय का मामला एक, धर्मेंद्र प्रधान का मामला दूसरा, और कौशल विकास वाला मामला तीसरा। चौथा मामला यह है डिजिटल अरेस्ट का मामला है। डिजिटल अरेस्ट करके अपराधियों ने या डिजिटल चोरों ने लोगों के करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए, कुछ 1000 करोड़ रुपए लूट लिए हैं लोगों के। और ये मतलब कुछ साल तो चला ही है, 3-4 साल तो चला ही है, और खूब खबरें छपी हैं, सब कुछ हुआ है, फिर भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जब बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लूटा गया और पकड़ा नहीं गया। मतलब डिजिटल में तो यही है कि बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर होगा, और जिस बैंक में ट्रांसफर होगा वहां मिल जाना चाहिए था, नहीं तो जिसके बैंक में ट्रांसफर हुआ उसको मिल जाना चाहिए। तो यहाँ जांच में पता चल रहा था, या पुलिस कह रही थी कि कुछ म्यूल अकाउंट है, मैंने वो खाते इसीलिए खोले गए थे कि उसमें ट्रांसफर किया गया और पैसा गया और उसने निकाल लिया, या उसने फिर आगे ट्रांसफर कर दिया, पता ही नहीं चला। तो जाहिर है जब आम आदमी को खाता खोलने के लिए इतना परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे म्यूल अकाउंट कैसे खुल गए? जो खुल गए उनको पकड़ा क्यों नहीं जा सका? और नहीं पकड़ा गया तो बैंक के उन अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ा गया जिन लोगों ने ऐसे खाते खुलवाए थे? तो कुछ नहीं हुआ और कई साल चला। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और सीबीआई को आदेश दिया कि इस मामले में जांच करे और कार्रवाई करें वगैरह वगैरह। और उस चूंकि ये भी था डिजिटल अरेस्ट का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कोर्ट बनाकर तो कोर्ट का भरोसा खत्म हो जाएगा, लोग उस कोर्ट से डरने लगेंगे, इस कोर्ट से नहीं डरेंगे वगैरह वगैरह जैसी बात हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत गंभीरता से लिया, और 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिन मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है, उसका ये दूसरा मामला मुझे याद है। पहला आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल वाला था, तो अगर कोई और 2-4 लिया हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने लिया और इतना मामला महत्वपूर्ण था। और कल खबर छपी थी कि उसके लिए छापे वापे पड़े हैं, सीबीआई जांच कर रही है, 200 मामले से रिलेटेड छापे पड़े हैं। 2-4 दिन पहले खबर छपी थी कि एक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे खाते खुलवाए थे जिससे पैसे ट्रांसफर होते हैं या हो जाते हैं, जिनका मतलब केवाईसी नहीं लिया जाता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर बैंक मैनेजर गिरफ्तार हो गया
तो पता चल जाएगा कि पैसा कहां जा रहा था, उसने किसका खाता खुलवाया, किसके कहने पे खुलवाया और पैसा कहां गया, बैंक मैनेजर ही खा रहा था या वो और कहीं भेज रहा था, किसी और को दे रहा। तो इस तरह से अब ये संभावना जब लग रही है कि डिजिटल अरेस्ट वाले मामले में भी कुछ हो जाएगा और डिजिटल अरेस्ट कई साल तक चला, अपराधियों ने पैसे कमाए और अगर उनको रोका नहीं गया तो जाहिर है कि उनके हाथ लंबे हैं, उनकी पहुंच अच्छी है और इसीलिए भी नहीं रोका जा रहा होगा। अगर ऐसे ही सामान्य अपराधी और इतने दिन नहीं रोका गया तो सरकार क्या कर रही थी, ये पहला सवाल है। और अगर सरकार की जानकारी में हो रहा था तो वो अलग मामला है। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अगर अब कार्रवाई हो रही है तो वो जितनी अच्छी बात है, उसके साथ एक गंभीर और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अब कहा है कि डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती बरती जानी चाहिए। ये सख्ती प्रधानमंत्री ने पहले क्यों नहीं कहा और बरत ही क्यों नहीं दी? उन्हीं को सख्ती बरतना था, उन्हीं को जांच करवानी थी, उन्हीं को कहना था कि जो बैंक मैनेजर अगर अकाउंट खुलवाया है और उसका ट्रेस नहीं हो रहा है तो बंद करो, सबको बंद किया जाना चाहिए। तो ये अगर प्रधानमंत्री ने तब सख्ती कर दी होती तो शायद बहुत लोगों के पैसे नहीं लुटे जाते। और बहुत लोग नहीं लुटते, लुटने वालों में तमाम बड़े लोग हैं जिनके करोड़ों रुपए लुटे, और मैंने करोड़ों रुपए जिनके लुट गए वो साधारण आदमी ऐसे भी नहीं होगा। तो ये सब होने के बाद प्रधानमंत्री अब मतलब कल या परसों के अखबार में खबर छपी थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल, तो प्रधानमंत्री मंदिर से पैसा चोरी होता रहा, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, ठीक है, वो उनका काम नहीं है, प्रधानमंत्री का काम। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस ढंग से काम कर रहे हैं उसमें सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। चंपत राय कहां से आए और क्यों मंदिर का खजाना उनके पास था, ये भी नरेंद्र मोदी ही जवाब देंगे, या नरेंद्र मोदी से ही मांगा जाएगा, कोई दूसरा बता नहीं सकता या किसी दूसरे से पूछा नहीं जा सकता। शिक्षा मंत्रालय वाला मामला, धर्मेंद्र प्रधान वाला मामला वैसे ही है। उन्होंने ठेका देने में गड़बड़ी की से लेकर सब कुछ सार्वजनिक है, उसके बावजूद उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। हरदीप पुरी का मामला अपनी जगह है, डिजिटल अरेस्ट का मामला अपनी जगह है, कौशल विकास योजना का मामला अपनी जगह है। इन सारे मामलों में खूब पैसा कमाया गया है, खूब ठगा गया है, खूब लूट हुई है और पैसे का जो असल मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। तो असल मकसद को मैं छोड़ देता हूं, वो तो कई जगह कई मामलों में नहीं हुआ है। लेकिन जो पैसे लोगों ने कमाए हैं तो क्या उनको कमाने दिया गया इसलिए कमाए, या वो बहुत ही काबिल, योग्य और सक्षम थे इसलिए कमाए, और हमारी जांच एजेंसियां इतनी अयोग्य और अक्षम है कि उनको पकड़ नहीं पाई? मुझे नहीं लगता कि इसकी संभावना है या ऐसा हो भी सकता है। तो जाहिर है उनको कमाने दिया गया इसलिए वो कमाते रहे। और चंदे के मामले में या दान के मामले में तो बहुत स्पष्ट है कि 21 में ही चंपत राय ने कहा था कि नहीं कुछ हो रहा है। उन्होंने वीडियो बना करके अभी 8 जून को भी कहा था कि सब ठीक है और बैंक चेक कर रहे हैं, ऑडिटर चेक कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर गड़बड़ी की शिकायत थी और प्रधानमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, आरएसएस ने भी नहीं दिया, पुलिस ने भी नहीं दिया, सीआईडी ने नहीं दिया, सीबीआई ने दिया, ईडी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, इसलिए चला। अगर अरविंद केजरीवाल के घपले पर या मनीष सिसोदिया के तथाकथित घपले पर या हेमंत सोरेन के तथाकथित घपले पर तुरंत कार्रवाई हो जा सकती थी। जहां नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन घपलों में जहां नुकसान दिखाई दे रहा है, जहां रिपोर्ट है, जहां सबूत है, वहां कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या वो सिर्फ किसी छोटे अधिकारी के कारण नहीं हुई या वो मामला प्रधानमंत्री तक जाता है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री तक जाता है, वरना धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ तो इसीलिए नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री उनको संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण देने का कारण कुछ भी हो सकता है, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन जरा से भी आरोप पर, जैसा इन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उसमें जरा सा भी शक हो तो इनको इस्तीफा ले लेना चाहिए था, दाग अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहिए। लेकिन अब ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपने ऊपर दाग लगने देकर भी लोगों को बचा रहे हैं। अब क्यों बचा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंपत राय को इन्होंने बचाया 21 से लेकर के 26 तक, धर्मेंद्र प्रधान को कम से कम 2024 से लेकर 2026 तक, डिजिटल अरेस्ट मामला 2-3 साल से चल रहा है, कम से कम बचाया। कौशल विकास मामला 2016 से शुरू हुआ था, अभी मैंने 1 साल का करीब हो गया होगा जब सीएजी की रिपोर्ट से पता चला तो घोटाला, उसमें क्या कार्रवाई हुई कुछ पता नहीं है। तो ये सब कुछ देखकर लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त है। और चूंकि जांच एजेंसियों से कुछ होना नहीं है,
कोर्ट जाए या सवाल पूछे आप, तो आपको कॉकरोच कहा जा सकता है, आपको परजीवी कहा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको चिंता क्यों है, या आप कौन है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। तो इस तरह से कुछ अगर सरकार नहीं करेगी तो कुछ हो नहीं सकता है। विपक्ष से यही अपेक्षा की जाती है कि वो सड़क पर उतरे, मार खाए, लाठी खाए और अपने लोगों को पिटवाए। अगर विपक्ष, कोई भी विपक्ष, माने समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या मायावती हो, अगर सड़क पे उतरेंगे तो पुलिस जो व्यवहार करती है, माने शिक्षकों के साथ जो किया, छात्रों के साथ जो किया, बिहार में जो किया, उत्तर प्रदेश में जो किया, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अपने समर्थकों को पिटवाने के लिए कोई आंदोलन करेगा। पुलिस कार्रवाई करेगी नहीं, कोर्ट में कुछ हो नहीं रहा है। तो जो स्थितियां थी उसमें चंपत राय का इस्तीफा भी नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि चंपत राय ने, मंदिर का मामला था, भगवान का पैसा था, इसलिए उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया होगा। हालांकि जैसा आपने कहा कि वो भी अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है कि वो इस्तीफा मंजूर ही नहीं हो, वगैरह वगैरह, और मंजूर हो जाएगा तो लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ घपला तो हुआ है, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए वो नहीं भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि उनका इस्तीफा बाकी के इस्तीफों से बिल्कुल अलग है, और बाकी के मामले में सिर्फ इस्तीफा नहीं होना, इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान का होना है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के मामले में अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई वो छोटे लोगों की हुई। क्या उससे नहीं पता चल रहा है कि पैसे उन्हीं लोगों ने खाए या उन्हीं लोगों के पास है जिन लोगों ने उड़ाया? क्या करोड़ों रुपया पच गया और पता नहीं चला कि कहां गया, या पैसे से ट्रेस नहीं हुआ कि किन लोगों ने चुराया? तो ये माना जा सकता है कि वो साधारण आदमी होगा या साधारण अपराधी होगा। जाहिर है अपराधी बहुत शातिर है, और शातिर अपराधी अगर 4-5 साल तक अपराध करता रह पाया, हजारों करोड़ रुपए लूट पाया, तो जाहिर है कि वो साधारण मामला नहीं है और उसमें कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। इसलिए मुझे लगता है कि गड़बड़ी बहुत बड़े और ऊंचे स्तर पे है, छोटे स्तर का मामला नहीं हो सकता है। विश्वा जी, आवाज। घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है सरेआम, लोग चिल्ला रहे हैं, पेपर लीक को लेकर सेना लगाई जा रही है। कहीं पर भी कोई रत्ती भर खबर ये नहीं आ रही है कि सरकार ने ये काम बड़ी जिम्मेदारी से किया और इस जिम्मेदारी भरे काम को पूरा कर दिया गया। बहुत ही सरकार का हल्का रवैया है बहुत, माने जैसे कि परीक्षा में सेना को आपने लगा दिया क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए, और बच्चों का ख्याल रखने के लिए यह प्रचार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने 45 मिनट इंतजार किया। अब प्रधानमंत्री ने 45 मिनट इंतजार किया तो वो उनका प्रोग्राम बनाने वालों की गड़बड़ी थी, उसमें उन्होंने कुछ खास नहीं किया, और ये पहले नहीं बताया, ये उनकी गलती थी। वो पहले ही बता देते तो वो 1:15 पे लैंड ही नहीं करते, वो 2 बजे लैंड करते। 1:15 पे लैंड क्यों किए, वगैरह वगैरह तमाम सारी बात। और इतना ही नहीं है, अब खाली मामला प्रचार का है और उसमें प्रचार तरह तरह के हैं, और इस प्रचार में अभी भी इमरजेंसी बात है। ठीक है, 25 जून इमरजेंसी की तारीख है, 25 जून को इमरजेंसी की बात हुई, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इमरजेंसी तो बुरी थी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसने उसको अच्छा कहा, कब कहा, लेकिन आपकी जो इमरजेंसी है उसके बारे में आप कुछ बता नहीं रहे। और अब तो सब लोग कहने लगे हैं, पहले तो एक किताब ही आई थी कि ये अघोषित इमरजेंसी है, अब तो सब लोग कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और आपने ऐसे बहुत सारे कारनामे कर दिए जो इमरजेंसी में नहीं हुए। तो अब आप उस इमरजेंसी को क्यों उसको उसी के पीछे पड़े हुए हैं? आप अपना कुछ अच्छा काम करिए, उसकी बात कीजिए, और अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इमरजेंसी के करने का क्या मतलब है, जब सब लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि आपने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, वो दिखाई दे रहा है। इमरजेंसी में नहीं हुआ था कि किसी सीएजी के घोटाले की रिपोर्ट आए और उस पर कार्रवाई नहीं हो। इमरजेंसी में तो लोग समय से चलने लगे थे, समय से काम होता था, ट्रेन तक समय पे चलने लगी थी। आपके यहाँ अभी भी राजधानी जैसी ट्रेन और दुरंतो जैसी ट्रेन और वंदे भारत जैसी ट्रेन लेट हो रही है, और कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो तमाम तरह से यात्रियों को लूटने के नियम कानून बना लिए गए हैं। तो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? टैक्स से जो वसूला जा रहा है ज्यादा, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जीएसटी पूरा का पूरा नया है, उससे हजारों करोड़ नहीं, कुछ लाख करोड़ रुपया हर तिमाही में कलेक्ट हो रहे हैं। तो सारा पैसा करके आपने जनता को बदले में दिया क्या? एक परीक्षा सिस्टम आपका ठीक नहीं है, विश्वविद्यालय जो सरकारी थे वो सबका बुरा हाल कर ही दिया, जो प्राइवेट खुले उसमें गलगोटिया तो था ही। अब ये एक नया आ गया जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, जिसने मोनाड यूनिवर्सिटी है, ये जिसने
पैसे लेके डिग्री ही देता है। तो अब अगर ऐसे विश्वविद्यालय होंगे तो भविष्य में ये होने वाला, अभी तक तो ये होता था कि बच्चे आईआईटी में पढ़ के यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी तो करोड़ों की नौकरी करने विदेश चले गए। जब यहाँ ये गलगोटिया में और मोनार्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो इनको तो विदेश में भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो यहाँ ये क्या करेंगे और आगे क्या होने वाला है। और आपने जो है विदेशी पैसा, माने एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट था वो वैसे वापस ले गया क्योंकि यहाँ उसको फायदा नहीं हो रहा है, स्थितियां वैसी नहीं है, और जो चंदा लेकर दान लेकर जो काम कर रहा है वो आप करने नहीं दोगे, और जो सरकारी मंदिर में जो दान हो रहा है उसकी आप सुरक्षा नहीं कर सकते हो, तो आप कर क्या रहे हो वो पता नहीं है। कुर्सी नहीं छोड़ना है, सिर्फ एक बात है, 12 साल में आप अपना किया हुआ कोई काम नहीं बता सकते हो। किसी भी समर्थक से पूछो कि 12 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है, तो शौचालय बनवाने के सिवा कोई वो नहीं है। और शौचालय जो 12-14 साल पहले बने थे वो सब धस भस गए हैं, किसी से बदबू आ रही है। उपयोग करने लायक शौचालय 12 साल पहले बना हुआ मुझे तो कहीं कोई नहीं दिखा। ये हालत है। कहने को कहा जा सकता है कि अब रेल की पटरी के किनारे कम लोग होते हैं, कम लोग होते होंगे, पता नहीं मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया, या रेल से चले बहुत दिन हो गया, या जब चलता हूं तो सुबह उठता नहीं हूं पहले की तरह, क्योंकि अब एसी में रहता हूं, अच्छे से नींद आती है, चाय वाला सुबह आके जगाता नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन मोदी सरकार अपना काम नहीं बता रही और अभी भी 1975 की इमरजेंसी के भरोसे है। अभी भी उसका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि कांग्रेस को बदनाम करो, कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाओ, कांग्रेस को हिंदू विरोधी कहो, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहो, लेकिन अपना कोई काम नहीं बताया। और अगर सरकार हिंदू विरोधी नहीं है या हिंदुओं के हित में आई है, हिंदुओं की रक्षा के लिए आई है, तो अब दिखाई दे रहा है कि मंदिर का पैसा तक सुरक्षित नहीं रख पाई, बाकी किसकी क्या बात करें। चलिए सर, अब इस खबर को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से पूछेंगे क्या आप इस बात से सहमत हो या असहमत, चाहे नायडू की बात हो, चाहे फिर चंपत राय की बात हो, या फिर धर्मेंद्र प्रधान या हरदीप पुरी, निर्मला सीतारमण हो। उसमें कांग्रेस का काम अच्छा चल रहा है, वो अपनी जगह है, तभी नायडू ने तारीफ की है और वो दिखाई दे रहा है। मतलब अगर पहली बार आरएसएस से सवाल किया जा रहा है तो वो अपनी जगह है और आरएसएस के पास या बीजेपी वालों के पास जवाब नहीं है, और आरएसएस से सवाल पूछा गया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने जब तक पता है तब तक नहीं दिया, बाद में दिया हो तो नहीं कह सकते। और इधर से बीजेपी जो बचाव कर रही है या उसमें भी कांग्रेस के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं वो सब दिलचस्प है, देखा जाए क्या होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।